जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए सीआईएसएफ के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि सीआईएसएफ के फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बट उनको ये नहीं पता रहता है कि सीआईएसएफ की जो वैकेंसी होती है उसमें कौन से जो ट्रेड होते हैं उनमें कौन से में अप्लाई करना चाहिए, किसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, इसकी हाइट एंड चेस्ट कितने होने वाले हैं, इसकी रनिंग कितने होने वाले हैं, यानी इसकी फुल हम लोग एलिजिबिलिटी जानने वाले हैं। और जानने वाले ये भी हैं कि कब ये फॉर्म अप्लाई होगा, कब इसका लास्ट डेट है, इसकी फॉर्म फीस चार्ज कितने हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ज्यादा देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता चली गया होगा कि आखिर मैं किस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ की वैकेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सीआईएसएफ की वैकेंसी जो कि 2024 में ही आने वाली थी, लेकिन 2024 में नहीं आ पाई, जो भी कारण रहा। बट हम लोग इतना पेशेंस बना करके रखे कि 2025 के अंदर, फरवरी के महीने के अंदर फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। और हम लोग जानेंगे इन सभी पॉइंटों को, जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा सीआईएसएफ होता है, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं सीआईएसएफ। और ये जो वैकेंसी लेकर के आया है दोस्तों, वो कांस्टेबल की वैकेंसी लेकर के आया है और साथ ही साथ ट्रेडमैन की वैकेंसी लेकर के आया है। और ये रिक्रूटमेंट 2024 के अंदर दिखाया गया है, बट ये 2025 का वैकेंसी रखा गया है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे 2024 क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वो अपने वादे पे रुका हुआ था कि मुझे 2024 के अंदर ये वैकेंसी को लाना है, लेकिन 2024 के अंदर वैकेंसी नहीं लेकर के आया, वो लेकर आया 2025 के अंदर। बट उन्होंने दिखाया कि मैं 2024 के अंदर लेकर के आया। अरे भाई, ये 2025 चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर वैकेंसी की। इस बार टोटल नंबर वैकेंसी कितनी आई है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1048 टोटल नंबर यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, यानी कि टोटल पोस्ट जो रखा गया दोस्तों 1048 है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही कम पोस्ट है, बट अपने को सिलेक्शन से मतलब है सिर्फ एक सीट का। ठीक है बराबर दोस्तों, तो अपने आप एक सीट पे फोकस कीजिएगा और इसमें से आपको एक सीट लेना है, बस बात खत्म। अब बात करते हैं वैकेंसी एरिया की कि ये वैकेंसी कहां कहां तक होने वाली है। तो दोस्तों ये स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, आप चाहे किसी भी राज्य से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको जान लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे वैकेंसी एलिजिबल कैंडिडेट। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल और केवल मेल के लिए है, यहाँ पे फीमेल को भी शामिल किया गया दोस्तों। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेल के लिए पोस्ट रखा गया है वो 945 पोस्ट रखा गया है, वही फीमेल की बात करते हैं तो 103 पोस्ट रखा गया है। बराबर। तो अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। और यूपीएससी का पेपर आप जब भी उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार से आपका मतलब क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है। तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत पड़ जाती है। बराबर दोस्तों, एसएससी से वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। एसएससी जो एग्जाम करवाता है उसके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आप देखे होंगे, उसे थोड़ा सा मॉडरेट में वो यूपीएससी क्या करता है, पेपर को तैयार करता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तैयारी आपको करने की जरूरत पड़ जाती है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम मैंने आप लोगों को बताया कि कांस्टेबल एंड ट्रेडमैन का यहाँ पे पोस्ट बताया जा रहा है। और सीआईएसएफ की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आप लोग का आता है एज लिमिट। दोस्तों ये बहुत बड़ी डाउट है एज लिमिट। डाउट क्यों? डाउट इसलिए क्योंकि लोगों को ये लगता है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले रहते हैं या फिर हो गए रहते हैं, कि भैया मेरा तो एज इतना है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं, दूसरे तीसरे से पूछते रहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको दूसरे तीसरे से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे है। तो दोस्तों ये आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं पे बात करते हैं मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज आपका 23 ईयर्स रखा गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला है, जो कि आपको ओबीसी में अगर देखेंगे तो ओबीसी में लगभग 2 या 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं पे एससी एसटी की बात करते हैं तो वहां पे भी 4 या 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात कि एज जो आपका होना चाहिए वो 2002 तक के अंदर में होना चाहिए, और नहीं यहाँ से लेकर के 2007 तक का आपका होना चाहिए। यानी कि
2002 से लेकर के आपका 1/8/2007 तक के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, अगर इससे बाद का है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फुल एलिजिबिलिटी की कि आखिर इसकी फुल एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों अभी तक जो मैंने बात किया वो ये था एज लिमिट का। अब बात करते हैं उसके क्वालिफिकेशन की भी। तो आपका क्लास 10 पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पे बात करते हैं हाइट, मेल के लिए तो 170 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वहीं पे फीमेल की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर आप 170 सेंटीमीटर से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अगर 170 से आप ज्यादा हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और फीमेल के लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका जो हाइट है वो हाइट आपका 157 सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं वहीं पे चेस्ट मेल के लिए तो 80 to 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग मेल के लिए कितना रखा गया, तो दोस्तों रनिंग जो बात की जा रही है यहाँ पे की जा रही है 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 1600 मीटर आपका 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करने हैं। अगर आप इसके मतलब कम से कम समय में कंप्लीट कर पाते हैं तो आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वही बात करते हैं फीमेल रनिंग की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 800 मीटर इन 4 मिनट, यानी कि आपको जो 800 मीटर रनिंग करवाया जाएगा वो 4 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। अगर 4 मिनट से कम समय में आप कंप्लीट कर लिए तो बात खत्म, बराबर दोस्तों। तो ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रनिंग करना पड़ेगी कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, तभी आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्किल ट्रेड एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल की। दोस्तों ये जो चीजें हैं ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी अप्लाई करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं जो कि ट्रेड वाइज है, तो इन ट्रेडों में हम लोग को ये जानना है कि हम किसमें ज्यादा मतलब काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो काम आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे उसी में आपको अप्लाई करना है, नहीं तो आप दूसरे में अप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको जब ट्रेनिंग के दौरान देखा जाएगा तो आपको ग्रेड कम मिल पाएगा। इसलिए आपका जिसमें इंटरेस्टिंग है, मतलब जिसमें आप ज्यादा इच्छुक है, जो काम करने में आप ज्यादा इच्छुक है उसी को अप्लाई आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है आपका ट्रेड नेम मेल के लिए और फीमेल के लिए पोस्ट कितना रखा गया है यहाँ पे देखा जा सकता है, ठीक है। कांस्टेबल कुक के लिए जो कांस्टेबल कुक यहाँ पे रखा गया है मेल के लिए 400 और फीमेल के लिए 44। कांस्टेबल कॉबलर के लिए रखा जो गया है पोस्ट वो 7 और यहाँ फीमेल के लिए 1 रखा गया है। कांस्टेबल टेलर के लिए रखा गया है मेल में 17 पोस्ट और फीमेल के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। वहीं पे आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल वावर की, कांस्टेबल वाशरमैन की, ठीक है, कांस्टेबल स्वीपर की, कांस्टेबल पेंटर की, कांस्टेबल कारपेंटर की, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की, कांस्टेबल माली की, कांस्टेबल वेल्डर की, कांस्टेबल मेज की, कांस्टेबल एमपी अटेंडेंट की, और ये सारे सभी के सभी पोस्ट हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि देखते हैं जिसमें ज्यादा पोस्ट है उसी को अप्लाई करते हैं, तो मैं कहूंगा कि वो गलत तरीका है। आपको पोस्ट देख करके नहीं अप्लाई करना है, आपको देख करके ये अप्लाई करना है कि आप इन सभी चीजों में कौन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्या आप खाना अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो कर लीजिए भाई, क्या आप कोबलर हैं तो कर सकते हैं, टेलर हैं तो कर सकते हैं इसमें अप्लाई, बार्बर हैं तो इसमें कर सकते हैं, वॉशरमैन का काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, स्वीपर का काम कर सकते हैं तो कर दीजिए इसमें अप्लाई, पेंटर का काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पे कारपेंटर की अप्लाई, कारपेंटर में आपका इंटरेस्टेड है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिशियन में मतलब इंटरेस्टेड है, अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। वही बात करते हैं कि माली में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। पोस्ट देख करके कभी मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट देख करके आप अप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या होगा कि आपको ग्रेड कम मिलेगा और आपको सिलेक्शन से हटा भी दिया जा सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें रहा जो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अब बताने वाला हूँ कि कब इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है, इसकी लास्ट डेट कब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अप्लाई स्टार्ट डेट की, तो अप्लाई आपका 5 मार्च 2025 से अप्लाई होना चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहीं पर लास्ट डेट की बात करते हैं तो 3 अप्रैल 2005 इसका लास्ट डेट,
2025 दोस्तों, ठीक है। 3 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। अब वही बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट आपका एज पर शेड्यूल है, अभी इसका डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और जैसे ही इसका डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बारे में भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आप लोग जानते ही हैं, एग्जाम आपका आ जाता है 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले आपका क्या होता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस पे लास्ट डेट की, तो फीस पे लास्ट डेट आपका जिस दिन अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा वही आपका लास्ट डेट हो जाएगा फीस पे का भी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि किन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कितने पैसे पेड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपीज पेड करने पड़ेंगे, वहीं पे SC ST ESM के लिए आपको कुछ भी नहीं पेड करना है, और कैटेगरी फीमेल के लिए भी कुछ भी पेड नहीं करना है। और इस एग्जाम फीस को आप पे कर सकते हैं किन थ्रू, तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, एंड नेट बैंकिंग के थ्रू भी इस फीस को पेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जितने भी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए यहीं पर हम लोग करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।